कारण पैदा हो गया। और इसी कड़ी में क्या हुआ कि हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक, क्योंकि स्टडी चैनल के इस YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आनंद प्रकाश। आज फिर यानी कल के जो वीडियो अपलोड हुए हैं, बीएड एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं और अमीन के जो एग्जाम होने वाले हैं, इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो हिस्ट्री के फैक्ट है, उसको लेकर के आया हूं, जिसका पहला और दूसरा वीडियो अपलोड है। तीसरा वीडियो आज होगा और प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट बुक्स की, जो अगले वीडियो में आएगा। तो समय ना गवाते हुए इसको हम लोग देखते हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास के इस तीसरे खंड में, यानी तीसरा जो वीडियो है, इसमें हम लोग लास्ट टाइम जब देखे थे तो उसमें धर्म से संबंधित जितने भी चीजें थी उसको देखे थे। इसके अलावा हमने मौर्य साम्राज्य से पहले तक का, नंद वंश तक का, लास्ट घनानंद तक का हमने देखा था। अब हम बात करेंगे इस भाग में मौर्य वंश की या फिर मौर्य साम्राज्य की। और इस मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक वो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, जिसके गुरु जो थे वो कौटिल्य विष्णुगुप्त, जो बाद में चल के इनके प्रधानमंत्री भी हुए। और उनकी पुस्तक जो हुई वो अर्थशास्त्र हुई, जो राजनीति विज्ञान से संबंधित था। इनके प्रधानमंत्री चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, और इनकी रचना अर्थशास्त्र, अभी बात किया मैंने। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और इसने गुरु भद्रबाहु यानी जैनी गुरु भद्रबाहु के प्रभाव में आकर के जैन धर्म को स्वीकार किया था। और इसके समय में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो था, वो जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वो आया था। और इस मेगास्थनीज की एक रचना थी, यानी पुस्तक थी, जिसका नाम था इंडिका। ये बहुत बार पूछा गया है तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंडिका मेगास्थनीज की रचना थी। विस्तृत जानकारी के लिए जब टोटल सब्जेक्ट का जब चलेगा, वीडियो बनेगा, उस पर देखेंगे। अभी इंपोर्टेंट फैक्ट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट को हम लोगों ने टेकअप करना है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जैन भाषा में संलेखना विधि उसको कहा जाता है। संलेखना विधि यानी उपवास के कारण, उपवास भूखे रहने के कारण उसकी मृत्यु हुई। यानी उपवास किया उसने और उपवास के माध्यम से अपना शरीर का त्याग किया। इनकी मृत्यु श्रवणबेल गोला में उपवास के कारण हो गई थी। यानी उपवास करके इन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत, जो सीरिया का था, वो आया था। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। और अशोक महान के बारे में एक सवाल हर एक एग्जाम में होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अशोक को कभी भी जाइएगा, किसी भी एग्जाम जाइएगा तो अशोक को जरूर पढ़ के जाइएगा। तो इंपोर्टेंट फैक्ट इसमें से हमने उठाए हैं। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म की दीक्षा इसको उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन जिसने शुरू किया उसका नाम था अशोक। अशोक को अशोक प्रियदर्शी भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम इसके मिलते हैं अन्य जगहों पे। भाषा जो थी, इन शिलालेखों की भाषा जो थी, वो 4 भाषाओं में शिलालेख प्राप्त हुए थे। एक था ब्राह्मी लिपि, दूसरा था खरोष्टी, तीसरा था ग्रीक और चौथा था अरमाइक। हो सकता है कि ये आपको दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन आप हेडफोन कान में लगाना है और बस इन चीजों को सुन जाना है एक बार। अरमाइक लिपि, तो ये 4 भाषाओं में ये जो शिलालेख जो प्राप्त हुए वो इन 4 भाषाओं में। अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले जो की थी वो 1750 ईस्वी में पार्टेत्री फैंथलर नामक एक व्यक्ति थे, जिन्होंने अशोक के शिलालेखों की खोज की, जिसकी कुल संख्या 14 थी। जबकि इस अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का सबसे पहला श्रेय जो जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इसने 1837 ईस्वी में क्या किया कि अशोक के शिलालेखों को पढ़। अशोक के शिलालेख, प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। पशु बलि जो चढ़ाए जाते हैं उसकी निंदा की गई, प्रथम शिलालेख। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष का, मारकाट की जगह धर्म का जो बातें था उसको चौथे शिलालेख में लिखा गया। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और
जो इसका हृदय परिवर्तन हो गया था, यानी अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो गया था, उसका जिक्र इस 13वें शिलालेख में किया गया। 7वें शिलालेख, जो 7वां शिलालेख सबसे बड़ा अभिलेख था, तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। रोमी देई एक अभिलेख था जो सबसे छोटा अभिलेख था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके समय जो मंत्री थे, 2 मंत्री बराबर एग्जाम में पूछे जाते। एक मंत्री पूछता है समाहर्ता किस टाइप का अधिकारी था, तो वो टैक्स संग्रह करने वाला था। टैक्स रिटर्न जो अभी जो हम लोग भरते हैं टैक्स, उसी हिसाब से तो उस समय का आय का संग्रह करता जो था उसको समाहर्ता कहा जाता था। और दूसरा एक मंत्री मंडल था जिसका नाम था सन्निधाता, जो राजकीय कोष का देख रेख करता था, अध्यक्ष होता था। ब्राह्मी लिपि जो थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। मौर्य शासन लगभग 137 वर्षों तक रहा और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त हुआ। तो इन सारे पॉइंटों को हमने बहुत सारे चीजें छोड़ दी है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद अशोक के बाद जो, क्योंकि अशोक ये अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि उसका वो सेनापति था, अमात्य था, और उसने उसकी हत्या कर दी और इस यानी मौर्य वंश के अवशेषों पर अपने वंश यानी शुंग वंश की नींव रखी। उसके बाद जिसने अपनी राजधानी विदिशा में बनाई। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के जो पंडित थे, उनके दरबार में पतंजलि रहा करते थे, जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पूछता भी है कि अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग को किसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो पतंजलि ने कराए थे। और वो पतंजलि नहीं, बाबा रामदेव वाला पतंजलि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और भरूच स्तूप का निर्माण यही पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अंतिम शुंग शासक देवहूति हुआ, जिसकी हत्या वासुदेव ने कर दी और कण्व वंश की नींव रखी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है। पतंजलि के बारे में ध्यान रखिएगा। पूछता है कि पतंजलि किस शासक के दरबार में के मुख्य पुरोहित थे, तो वो पुष्यमित्र शुंग थे। अब सातवाहन वंश का बात करते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान और महाराष्ट्र में वो प्रतिष्ठान अभी स्थित है। तो ध्यान रखना है, दोनों रखना है। इसने क्या किया कि सबसे पहले इसने ब्राह्मणों को दान भूमि देना शुरू किया और शीशे का सिक्का चलाया, जो सातवाहनों की देन थी। तो ये दोनों ध्यान रखिए, ये दोनों पूछे जाते हैं कि शीशे का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया, तो सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे का सिक्का चलाया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो उस समय के वंश थे ये समाप्त हो गए। उसके बाद विदेशी आक्रांता आ गए और विदेशी आक्रांता में भारत पर विदेशी आक्रमण जो हुआ वो 4 आए मुख्य रूप से। और पहला जो था वो हिंद यूनानी था, दूसरा शक था, तीसरा पहलव था और चौथा कुषाण था। हो सकता है कि आपको जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये पॉइंट आपको दिख नहीं रहे हो, लेकिन आप एकदम कान में हेडफोन लगाइए और इसको सुनते रहिए आराम से। रिवीजन बैच है, रिवीजन क्लास। तो ये हिंद यूनानी जो आया, जिसने अपनी राजधानी साकाल में बनाई, जिसका प्रसिद्ध शासक मिनांडर था, इसने क्या किया कि नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वाद विवाद किया। और इसके बाद विवाद की जो पॉइंटें थी उसको मिलिंद पन्हो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मिनांडर और नागसेन के बीच जो वाद विवाद हुआ उसको उसकी रचना किस नाम से की गई, तो मिलिंद पन्हो के नाम से की गई। अब क्या हुआ कि सबसे पहले सोने का सिक्का जो जारी किया गया वो हिंद यूनानियों ने ही किया था। पर्दा प्रथा की भी शुरुआत, ये जो थिएटर वगैरह सिनेमा वगैरह जो चलता है तो उसमें जो सबसे पहले जो पर्दा लगता है, इस प्रथा की शुरुआत अगर किसी ने की तो वो थे हिंद यूनानी। ठीक है। उसके बाद आता है शक जो मध्य एशिया से के रास्ते भारत आए थे, चारागाह और की खोज में आए थे। और इसका प्रमुख शासक जो था वो रुद्रदमन प्रथम हुआ। रुद्रदमन प्रथम ने क्या किया कि अशोक के द्वारा जो मौर्य शासन के समय जो सुदर्शन झील बनाए गए, उस सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया, यानी रिपेयरिंग का काम करवाया। संस्कृत का सबसे पहला लेख, संस्कृत का सबसे पहला और सबसे बड़ा लेख लिखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो रुद्रदमन प्रथम को जाता है। इस संस्कृत के लेख को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। पूछा भी जाता है कि गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से रहा, तो वो रुद्रदमन प्रथम से रहा। उसके बाद शक राजा अपने आप को छत्रप कहा करते थे। एक विजय होने के कारण शक पर विजय
होने के कारण 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया। एकदम दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत, जबकि 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। कुषाण, उसके बाद कुषाण आए। कुषाण जो थे वो यूची जाति के थे, चीन की यूची जाति से थे, जिसका संस्थापक कुशल कटफिसस था। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी शासक था वो कनिष्क था, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसने अपनी राजधानी, पहली राजधानी पुरुषपुर और दूसरी राजधानी मथुरा बनाई। कनिष्क का राजवैद्य चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। इसके राजकवि अशुघोष हुए, जिन्होंने बुद्ध चरित नामक, जिसे बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है, उसकी रचना की। तो ये दोनों तो आपको ध्यान रखना है, चरक संहिता चरक ने और अशुघोष ने बुद्ध चरित की रचना की। भारत का आइंस्टाइन कहा जाने वाला व्यक्ति, जिसका नाम नागार्जुन था, वो भी इसी कुषाण शासक के अंतर्गत आते थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव हुआ। सिल्क रूट का विकास भी कुषाण कनिष्क के शासन काल में शुरुआत। गुप्त वंश की बात करेंगे तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। ठीक है, प्रथम महान गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुआ और इसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 20 ईस्वी के बीच में की। कभी कभी पूछता है कि गुप्त संवत कब आया, तो 319-20 जब भी रहता है, जो भी ऑप्शन में होते हैं उसको मार्क करेंगे। समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। इसने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया, जिसके कारण इसे एक नाम दिया गया, जो नाम था भारत का नेपोलियन। पूछता भी है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का राजकवि जो था वो हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा। क्वेश्चन पूछता भी है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया, तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया, जो किसका कवि था, तो समुद्रगुप्त का कवि था। समुद्रगुप्त वीणा बजाता था। इसके एक सिक्के पे इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे इसके संगीत प्रेमी होने का जिक्र मिलता है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य हुआ। एक ही सवाल इस चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य से पूछता है, जिसका नाम है कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया। आपको ध्यान रखना है कि चीनी यात्री उस समय जो आया वो आया फाहियान। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फाहियान नामक चीनी बौद्ध यात्री भारत आया। किसके समय में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासन काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, अभी इसको ध्यान रखिएगा। जो भी बीएड के एंट्रेंस में जाइएगा वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी ही पूरे आपके इस एग्जामिनेशन को हैंडल कर रही है। तो अब ध्यान रखिएगा, हैंडल तो मतलब इसके अंतर्गत हो रहा है, लेकिन नालंदा के अंतर्गत हो रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय ने इसको एक व्यवस्था दी है कि आप इस एग्जाम कंडक्ट करें। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की। अंतिम गुप्त शासक जो है वो विष्णुगुप्त हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल में सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए, ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आगे बात करते हैं हर्षवर्धन पे, क्योंकि अंतिम हिंदू शासक इसको कहा जाता है हर्षवर्धन को। और इस हर्षवर्धन ने के शासन काल में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था वेनसांग। ये भी चीनी यात्री था। 2 सवाल पूछे जाते हैं, हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री आया, और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासन काल में कौन सा यात्री चीनी यात्री भारत आया। तो दोनों ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त के शासन काल में जो आया वो था फाहियान, और हर्षवर्धन के शासन काल में वेनसांग। ये दोनों ध्यान रखें। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था, और बाणभट्ट ने दो महत्वपूर्ण रचना की थी। एक था उसका हर्षचरित और दूसरा था कादम्बरी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट की 2 रचना, हर्षचरित और कादम्बरी। जबकि हर्ष खुद संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। इसने 3 रचना की, एक था प्रियदर्शिका, दूसरा नागानंद और तीसरा रत्नावली। ये तीनों ध्यान रखिएगा। इसको याद करने के लिए PNR अगर ध्यान रखते हैं तो आपको याद हो जाएगा, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ठीक है, ये हर्ष की रचना थी। नालंदा में जो जिस शाखा की बौद्ध धर्म के जिस शाखा की, तो नालंदा में महायान शाखा की, बौद्ध धर्म के महायान शाखा की पढ़ाई होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। उसके अवशेष जो अभी मिलते हैं, जो टूटे हैं हुए जो नालंदा विश्वविद्यालय दिख रहे हैं, उसको ध्वस्त जो किया वो बख्तियार खिलजी ने किया था।
रांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जो पल्लव वंश का शासक था, उसने कराया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। ये जो दंती दुर्ग थे राष्ट्रकूट वंश के, इन्होंने अपनी राजधानी मानेक्षेत्र में बनाई थी। एलोरा और एलिफेंटा की गुफा राष्ट्रकूटों ने तैयार कराया था। एलोरा में 34 गुफा है, जिस 34 गुफा में 1 से 12 तक बौद्धों के लिए, 13 से 29 तक हिंदू धर्म के लिए और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित उसमें सारे डिटेल मिलते हैं, यानी जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक से संबंधित है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजौर। चोल की मुख्य विशेषता, यही पूछता है कि चोल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन। उस समय जो अभी जो आपका स्थानीय स्वशासन चल रहा है, आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत होता है, उस समय जो स्थानीय स्वशासन था वो अभी से बेहतर स्थिति में था। तो चोल की मुख्य विशेषता यही थी कि स्थानीय स्वशासन। और एक और ध्यान रखिए कि राज प्रथम ने राजराजेश्वर का मंदिर तंजौर में बनवाया था, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट बुक्स के होंगे, जो हिस्ट्री और अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं स्थिति, इसमें एक आध दो बुक आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो आप निश्चिंत होकर के रहिए। अगला वीडियो वही आएगा। तब तक के लिए टेक केयर। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, जितना लाइक करिएगा उतना ज्यादा प्रमोशन मिलेगा हमें, तो इस बात का ध्यान रखिए थोड़ा सा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।